हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th हिस्ट्री का टॉपिक द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। फ्रेडरिक सोर्यू नाम के एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे जिन्होंने एक पेंटिंग बनाई जिसका नाम था द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स द पैक्ट बिटवीन नेशंस। ये 1848 में बनाई गई थी। इस पेंटिंग में जीसस क्राइस्ट और एंजल्स सभी नेशंस को ब्लेसिंग देते हुए भाईचारे को दर्शा रहे हैं। नीचे एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन के बिखरे हुए रिमेन्स पड़े हुए हैं जो ये दर्शा रहे हैं कि सभी राजा महाराजाओं की सरकार अब नष्ट हो चुकी हैं। स्टैचू ऑफ लिबर्टी के एक हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट है और दूसरे हाथ में चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन। अब हम पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन मॉडर्न स्टेट एंड नेशन स्टेट। मॉडर्न स्टेट ऐसा टेरिटरी होता है जिसमें एक सेंट्रलाइज पावर पूरे टेरिटरी को कंट्रोल करती है, और नेशन स्टेट ऐसे स्टेट होता है जिसमें ना सिर्फ राजा बल्कि उसकी प्रजा एक कॉमन हिस्ट्री और डिसेंट को शेयर करती है। अब हम देखेंगे द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। तो 1789 में हुए फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही एक क्लियर एक्सप्रेशन नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद का देखने को मिलता है, और उसी के कारण जो फ्रेंच था वो पहले एक फुल टेरिटरियल स्टेट था जो कि एब्सोल्यूट मोनार्क यानी राजा के अंडर कंट्रोल में था। रेवोल्यूशन के बाद जो पावर थी वो राजा से लेके फ्रेंच सिटीज़न को दे दी गई थी। अब रिवोल्यूशन जो था उसने प्रोक्लेम किया और नेशन को एक शेप देने का काम किया। अब हम देखेंगे वेरियस मेजर्स इंट्रोड्यूस्ड बाय फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज टू क्रिएट द सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंगस्ट द फ्रेंच पीपल। तो सबसे पहले उन्होंने आइडिया ऑफ ला पात्रे और ले सिटियोन को इंट्रोड्यूस किया जो एक यूनाइटेड कम्युनिटी को दर्शाता है जो कि बराबर अधिकार एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंजॉय कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने एक नया फ्रेंच ट्राई कलर फ्लैग इंट्रोड्यूस किया जिसने फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड को रिप्लेस कर दिया। स्टेट्स जनरल जो कि एक्टिव सिटीज़न की बॉडी के द्वारा इलेक्ट की गई थी उसको रीनेम करके नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। लोग नई नई कहावतें बनाने लगे, शपथ लेने लगे, और जितने भी मार्टियर्स मतलब कि रिवोल्यूशनरी थे जिनने अपने देश के लिए जान गंवाई उनको याद करने लगे, सब एक नेशन के नाम पे। और एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पुट किया गया फॉरवर्ड जिसने सबके लिए बराबर अधिकार और लॉज बनाए, नियम कानून बनाए। फिर इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ और ड्यूज़ को एबॉलिश करके एक यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स और मेजरमेंट को अपना लिया गया। रीजनल डायलेक्ट्स को डिस्करेज किया गया और फ्रेंच को कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन घोषित कर दिया गया। अब हम देखेंगे द सिविल कोड ऑफ 1804 जिसको नेपोलियनिक कोड के नाम से भी जाना जाता है। तो नेपोलियन जब राजा बन गया तो उसने सभी प्रिविलेजेस बर्थ के आधार पर हटा दिए और इस्टेब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर द लॉ। उसने राइट टू प्रॉपर्टी सिक्योर की। ये सब उसने फ्रेंच कंट्रोल्ड रीजन में किया, और बाकी की जो टेरिटरी थी जैसे कि डच कंट्रोल या फिर स्विट्ज़रलैंड, इटली, जर्मनी, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न को सिंप्लीफाई किया, फ्यूजुअल सिस्टम को एबॉलिश कर दिया, और जो पीजेंट्स थे उनको सर्फडम और मैनोरियल ड्यू से आज़ाद कर दिया। जो टाउन्स में गिल्ड रिस्ट्रिक्शन थे उनको हटा दिया, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को इम्प्रूव किया जिससे कि पीजेंट और आर्टिशंस और बिजनेसमैन को लगता था कि ये जो है
यूनिफॉर्म लॉज, वेट और मेजरमेंट का एक बराबर होना और कॉमन नेशनल करेंसी से ये सभी मूवमेंट ऑफ गुड्स यानी कि लेन देन को बढ़ावा देंगे एक जगह से दूसरी जगह। अब हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ पीपल टूवर्ड्स सिविल कोड। तो इसका रिएक्शन पीपल्स में मिक्स्ड था। ये पहले बहुत सारी जगह जैसे होलैंड, स्विट्ज़रलैंड और बहुत सारी सिटीज़, ब्रसेल्स, मेंस, मिलान, इनमें फ्रेंच आर्मीज़ को हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी के जैसे स्वागत किया गया, पर ये ज़्यादा ही हॉस्टिलिटी में कन्वर्ट हो गई, क्योंकि इन्हें पता था कि नया एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ये पॉलिटिकल फ्रीडम के साथ हाथ में हाथ मिलाकर नहीं चलता, क्योंकि इसके आने से टैक्स इंक्रीज़ हो गया, इसने सेंसरशिप लगा दी और लोगों को ज़बरदस्ती फ्रेंच आर्मीज़ में भर्ती करने लगे, जिसके कारण वो बाकी का यूरोप जीत सकते थे। अब इससे क्या हुआ, ये एक डिसएडवांटेज और आप ड्रॉबैक कह सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस का बन गया। अब हम देखेंगे द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो यूरोप जो था वो दो पार्ट में बटा हुआ था, एरिस्टोक्रेसी और पीजेंट्री। एरिस्टोक्रेसी जो थी वो सोशली और पॉलिटिकली एक डोमिनेंट क्लास थी। वो कॉन्टिनेंट पे भले ही माइनॉरिटी पे थी, पर उसने ज़्यादातर स्टेट्स, कंट्री साइड और टाउन में खरीद रखे थे। वो अपनी हाई डिप्लोमेसी दिखाने के लिए फ्रेंच बोलते थे और अपनी फैमिलीज़ को इंटरकनेक्ट करते थे मैरिजेस के द्वारा। इन अदर हैंड जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन थी वो पीजेंट्री थी। जो वेस्ट में थे वो बल्क ऑफ लैंड वो टेनेंट्स के द्वारा और स्मॉल ओनर्स के द्वारा कल्टीवेट की जाती थी, जबकि ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में सर्फ्स के द्वारा ये कल्टीवेट की जाती थी। इंडस्ट्रियलाइजेशन के होने से इंग्लैंड में 19वीं सेंचुरी में नए सोशल ग्रुप जान में आए, जिसको मिडिल क्लास बोला जाता था, जो कि ग्रुप था प्रोफेशन, इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन्स का। ये जो था एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लास आइडिया ऑफ नेशन, मतलब कि नेशनलिज्म का आइडिया इन्हीं से आया था। अब हम देखेंगे लिबरलिज्म का क्या मतलब होता है। तो लिबरलिज्म एक आइडियोलॉजी है और ये टर्म लिबरलिज्म लैटिन रूट लिबर, जिसका मतलब फ्री होना होता है, उससे डिराइव हुआ है। लिबरलिज्म के हम तीन मतलब देखेंगे। पहला सोशली, दूसरा पॉलिटिकली, तीसरा इकोनॉमिकली। तो सोशली जो है, लिबरलिज्म का मतलब होता है फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल और इक्वलिटी ऑफ ऑल बिफोर लॉ। पॉलिटिकली लिबरलिज्म का मतलब होता है कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट और ऑटोक्रेसी और क्लर्जिकल प्रिविलेजेस को ख़त्म करना और एक कॉन्स्टिट्यूशन और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बनाना जो पार्लियामेंट के द्वारा बनाई गई हो। इकोनॉमिकली लिबरलिज्म का मतलब होता है फ्रीडम ऑफ मार्केट्स और एबोलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शंस फॉर मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। इसीलिए 1834 में एक कस्टम्स यूनियन या ज़ोल्बरीन प्रूशिया के इनिशिएटिव में बनाया गया, जिसको बाद में बहुत सारे जर्मन स्टेट्स ने ज्वाइन किया। जो यूनियन था उसने सारे टैरिफ बैरियर्स को ख़त्म कर दिया और जो नंबर ऑफ़ करेंसीज थी उनको 30 से 2 में ला दिया। अब हम देखेंगे आफ्टर 1815। तो यूरोपियन गवर्नमेंट जो थी 1815 के बाद वो कंजर्वेटिव्स के द्वारा चलने लगी थी, जो कि बिलीव करते थे कि जो इस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन हैं जैसे कि चर्च, सोशल हायरार्की, इन सबको प्रिजर्व करना चाहिए। उनको लगता था कि मॉडर्नाइजेशन जो है वो स्ट्रेंथन कर सकता है इंस्टीट्यूशन जैसे कि मोनार्की, एक मॉडर्न आर्मी और एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, डायनेमिक इकोनॉमी, एवोल्यूशन ऑफ फ्यूडलिज्म एंड सर्फडom जो है वो एक ऑटोक्रेटिक मोनार्की को स्ट्रेंथन कर सकता है।
अब 1815 में क्या होता है? जो ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया थे, उन्होंने मिलकर नेपोलियन को हरा दिया और मिले एक ट्रीटी साइन करने के लिए, जो कि वीना में साइन हुई, जिसे हम अगले टॉपिक पे देखेंगे। अब हम देखेंगे द ट्रीटी ऑफ वीना ऑफ 1815। 1815 में सभी यूरोपियन पावर्स जैसे कि ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया वियना पे मिलते हैं और एक ट्रीटी साइन करते हैं जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ वियना ऑफ 1815। ये ट्रीटी ऑस्ट्रियन चांसलर ड्रूप मेटरनिच के द्वारा होस्ट की जा रही थी और सभी इस ट्रीटी को साइन करते हैं। इसके मेन ऑब्जेक्टिव थे नेपोलियन के द्वारा किए गए सभी चेंजेस को अंडू करना, रिस्टोर करना बर्बन डायनेस्टी को, फ्रांस जितनी भी टेरिटरी कब्ज़ा किया था नेपोलियन के अंडर, उन सभी को लूज़ कर दिया और एक सीरीज़ ऑफ स्टेट फ्रांस की बाउंड्री पे लगाए गए, जिससे उसका प्रिवेंशन रोका जा सके एक्सपेंशन इन फ्यूचर। जो किंगडम थे नीदरलैंड्स के, जो कि इंक्लूड करते थे बेल्जियम, उसको सेटअप किया गया नॉर्थ में, जेनुआ को सेटअप किया गया पिडमोंट इन साउथ में, प्रूशिया जो था उसको इम्पोर्टेंट न्यू टेरिटरीज वेस्ट में दी गई, ऑस्ट्रिया को कंट्रोल दिया गया नॉर्दर्न इटली का, ईस्ट और में रशिया वॉज गिवन पार्ट ऑफ पोलैंड और प्रूशिया जो था उसने सैक्सोनी का पार्ट एनेक्स किया। जर्मन कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स वर लेफ्ट अनटच्ड which was set up by Napoleon। अब हम देखेंगे आफ्टर रिजल्ट ऑफ ट्रीटी ऑफ वेना। तो कंजर्वेटिव रेजीम जो कि 1815 के बाद सेटअप की गई थी, वो ऑटोक्रेटिक थी और उन्होंने कोई भी चीज़ टॉलरेट नहीं करनी थी जो कि उनकी लेजिटिमेसी को क्वेश्चन करे। इसलिए उन्होंने सेंसरशिप लगा दी और कंट्रोल करने के लिए, जैसे कि न्यूज़पेपर पे क्या छपता है, बुक्स कैसी छपती हैं, प्लेज और सॉन्ग्स कैसे बनते हैं, और फ्रीडम ऑफ लिबर्टी सभी की छीन ली। इससे क्या हुआ कि जो लिबरल नेशनलिस्ट थे वो उन्होंने न्यू क्रिटिसाइज़ करा न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर को और डिमांड करी फ्रीडम ऑफ प्रेस। अब हम देखेंगे इटालियन रिवोल्यूशनरी गिउसेप्पे मज़ीनी के बारे में। तो ये जिनोआ में पैदा हुए 1805 में। ये एक सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर थे जिसका नाम था कार्बोनरी। 24 साल की उम्र में इनको अटेम्प्ट करने के लिए रेवोल्यूशन लाइगुरिया में एग्ज़ाइल भेज दिया गया था। इन्होंने दो और अंडरग्राउंड सोसाइटीज़ बनाई जिसका नाम था यंग इटली इन मर्सिलीज और यंग यूरोप इन बर्न। मैज़ीनी इतने रेंटलेस अपोजिशन थे मोनार्की के ख़िलाफ़ कि इससे कंजर्वेटिव्स को बहुत डर लगता था। मेटरनिच ने इनको कहा था कि ही इज़ द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। अब हम देखेंगे द एज ऑफ रिवोल्यूशंस बिटवीन 1830 टू 1848। तो ये जो रेवोल्यूशन थे ये लिबरल नेशनलिस्ट के द्वारा चलाए जा रहे थे, जिसमें प्रोफेसर, स्कूल टीचर, क्लर्क और मिडिल क्लास कमर्शियल के लोग थे। जुलाई रिवोल्यूशन ऑफ 1830। तो जो बर्बन किंग था जिसको पावर में रिस्टोर किया गया था कंजर्वेटिव रिएक्शन के द्वारा, उनको ओवरथ्रो कर दिया गया लिबरल रिवोल्यूशनरीज के द्वारा। उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इस्टेब्लिश की जिसमें लुइस फिलिप को उन्होंने अपना हेड चुना। जुलाई रेवोल्यूशन ने स्पार्क किया अपराइजिंग इन ब्रुसेल्स, जिसके कारण बेल्जियम ने नीदरलैंड्स के साथ ब्रेक कर लिया। जुलाई रेवोल्यूशन sparkled an uprising in Brussels which led to Belgium breaking away from United Kingdom of Netherlands। अब हम देखेंगे द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ग्रीस जो था वो ओटोमन एम्पायर का पार्ट था 15th सेंचुरी से। ग्रोथ ऑफ रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म यूरोप में स्पार्क करती है स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस इन ग्रीक्स।
जो वॉर थी वो 1821 में बिगिन होती है, और नेशनलिस्ट जो ग्रीस में थे उनको बाकी जगह से भी सपोर्ट मिल रहा था, जैसे कि जो लोग एग्ज़ाइल में रहते थे और बहुत सारी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री जो कि अपना एंशियंट कल्चर ग्रीक से ही ओरिजिन हुआ मानती थीं। पोएट्स और आर्टिस्ट ग्रीस के बारे में बहुत कुछ लिखते थे, और इंग्लिश पोएट लॉर्ड बायरन ऑर्गेनाइज करते हैं फंड्स और बाद में लड़ने भी जाते हैं, जिनकी मृत्यु हो जाती है फीवर के कारण 1824 में। और सबसे लास्ट में ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल 1832 की रिकॉग्नाइज करती है ग्रीस को इंडिपेंडेंट नेशन के तौर पे। अब हम देखेंगे रोमांटिसिज्म। तो रोमांटिसिज्म ये बताती है कि कल्चर जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आइडिया को शेप करने में, और जैसे कि पोएट्री, स्टोरीज़ और म्यूज़िक शेप करती हैं नेशनलिस्ट की फीलिंग्स को। रोमांटिसिज्म एक कल्चरल मूवमेंट होता है जो कि डेवलप करता है पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट। रोमांटिक सच एज जर्मन फिलोसोफर जॉन गॉटफर्ड हर्डर बताते थे कि जर्मन कल्चर को अगर आपको डिस्कवर करना है तो वो कॉमन पीपल के बीच में ही डिस्कवर हो सकता है। इट वॉज थ्रू फोक सॉन्ग्स, फोक पोएट्री, फोक डांसेस, जिसमें ट्रू स्पिरिट ऑफ नेशन पॉपुलराइज्ड होती है। अब हम देखेंगे द केस ऑफ पोलैंड। तो पोलैंड जो था उसको पार्टीशन कर दिया गया था ग्रेट पावर्स ऑस्ट्रिया, प्रूशिया और रशिया के द्वारा 18th सेंचुरी में। पोलैंड तो कोई एक इंडिपेंडेंट टेरिटरी नहीं था, पर नेशनलिस्ट फीलिंग को वहाँ ज़िंदा रखा गया म्यूज़िक और लैंग्वेज के बेसिस पे। कारोल कुर्स्पिंस्की जो कि सेलिब्रेट करते हैं नेशनल स्ट्रगल अपने ओपेरा और म्यूज़िक के द्वारा, लाइक पोलनाइज और माजूरका एक नेशनल सिंबल। रशियन के ऑक्यूपेशन के बाद पोलिश लैंग्वेज को सब जगह फोर्स आउट कर दिया गया और रशियन लैंग्वेज को सब जगह इम्पोज कर दिया गया। 1831 में आर्म्ड रिबेलियन रशियन रूल के खिलाफ अल्टीमेट क्रश कर दिया जाता है, और फॉलोइंग दिस मैनी मेंबर ऑफ क्लर्जी पोलैंड में लैंग्वेज को एज अ वेपन यूज़ करने लगते हैं, जिसके कारण बहुत सारे प्रीस्ट और बिशप को जेल में डाल दिया जाता है रशियन अथॉरिटीज़ के द्वारा। और पोलिस केम टू बी सीन एज अ सिंबल ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट रशियन डोमिनेंस। अब हम देखेंगे हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट। तो 1830s का जो ईयर था वो ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप था यूरोप के लिए। बहुत सारी कंट्रीज़ में जॉब के ज़्यादा देखने वाले थे, जबकि जॉब जो थी बहुत कम थी, इसलिए लोग ओवर क्राउडेड स्लम्स में रहने लगे और देखते थे कि एरिस्टोक्रेसी जो है वो पावर को एंजॉय करती है, पीजेंट्स जो हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं फ्यूचर ड्यूज़ और ऑब्लिगेशंस के बर्डन पे, जिसके कारण कंट्री में फूड प्राइसेस राइज होने लगती हैं और बैड हार्वेस्ट और वाइड स्प्रेड पॉपुलिज्म टाउन और कंट्री में रिवोल्यूशन स्टार्ट कर देता है। 1848 में फूड शॉर्टेजेस एंड वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट बहुत सारी पॉपुलेशन को रोड पे ला देता है, और लुइस फिलिप जो था वो डर के मारे भाग जाता है। नेशनल असेंबली रिपब्लिक खुद को प्रोक्लेम कर देती है और गारंटी करती है सबको, सभी मेल्स जो कि 21 ईयर्स के अबव हैं उनको राइट टू वर्क। 1845 में वीवर्स जो थे सिलेशिया में वो एक रिवॉल्ट कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ लड़ते हैं, जो कि रॉ मटेरियल और उनको कम वेजेस, फाइनेंशियली फिनिश टैक्स बट ड्रास्टिकली रिड्यूस देयर पेमेंट्स। अब हम देखेंगे 1848 द रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। तो जो लिबरल्स का रेवोल्यूशन था वो सभी रेवोल्यूशंस के पैरेलल चल रहा था,
जो कि पुअर, अनएम्प्लॉयड और स्टार्विंग पीजेंट्स के द्वारा रेवोल्यूशन लेड किया जा रहा था। बाकी सारे पार्ट्स में इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट अभी एग्जिस्ट नहीं करते थे यूरोप के, इसलिए मैन, वुमेन ऑफ लिबरल मिडिल क्लास सभी ने कंबाइन करी अपनी डिमांड्स कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और नेशनल यूनिफिकेशंस के लिए। उन्होंने एडवांटेज लिया ग्रोइंग पॉपुलर अनरेस्ट टू पुश देयर डिमांड्स फॉर द क्रिएशन ऑफ अ नेशन स्टेट, और जैसे कि पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स पर, जैसे एक कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। जर्मन रीजन्स में बहुत सारे पॉलिटिकल एसोसिएशन जिनके मेंबर थे मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स, बिजनेसमैन, प्रॉस्पेरस आर्टिशंस, सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट में आते हैं और डिसाइड करते हैं ऑल जर्मन नेशनल असेंबली में वोट करने का। 18 मई 1848 को 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मार्च करते हैं, प्रोसेसन निकालते हुए अपनी प्लेस लेते हैं फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में, जो कि चर्च ऑफ सेंट पॉल में बना हुआ था। वो ड्राफ्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन फॉर जर्मन नेशन टू बी हेडेड बाय अ मोनार्की। वो ये जो क्राउन था वो ऑफ़र करते हैं टर्म्स पे फ्रेडरिक विल्हेम फोर को, जो कि किंग था प्रूशिया का। ये रिजेक्ट कर देता है और अपोज करने के लिए बाकी दूसरे मोनार्क्स यानी राजाओं को ज्वाइन कर लेता है। जो ट्रूप्स थे उनको जर्मन नेशनल असेंबली को डिसबैंड करने के लिए बुलाया जाता है और उनको फोर्सफुली हटा दिया जाता है। 1848 में कंजर्वेटिव फोर्सेस को ये तो पता चल गया था कि उन्होंने इस बार लिबरल के मूवमेंट को सप्रेस कर दिया है, पर 1848 के बाद मोनार्क्स ने कुछ कंसेशन ग्रांट किए लिबरल नेशनलिस्ट रिवोल्यूशनरीज को। अब हम देखेंगे जर्मन यूनिफिकेशन। तो 1848 में लिबरल नेशनलिस्ट ने ट्राई किया था जर्मन कन्फेडरेशन को नेशन स्टेट बनाने का, पर लिबरल्स का ये इनिशिएटिव फेल्ड हो गया था, जिसको रिप्रेस कर दिया गया था कंबाइंड फोर्सेस मोनार्की के द्वारा, और सपोर्ट इनको मिला था मोनार्की को लार्ज लैंड ओनर्स जिनको जंकर्स ऑफ प्रूशिया के द्वारा। प्रूशिया ने फिर इसके बाद लीडरशिप ली नेशनल यूनिफिकेशन की। इसके चीफ थे ओटो वॉन बिस्मार्क, जिनको आर्किटेक्ट भी कहा जाता है इस प्रोसेस का। इन्होंने प्रूशियन आर्मी और ब्यूरोक्रेसी की मदद से जर्मन यूनिफिकेशन किया। 3 वॉर्स जो कि 7 साल तक लड़ी गईं, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से प्रूशिया की विक्ट्री में एंड होती हैं और कंप्लीट करती हैं जर्मन यूनिफिकेशन के प्रोसेस को। 18 जनवरी 1871 को असेंबली बुलाई जाती है अनहीटेड हॉल ऑफ मिलर्स इन पैलेस ऑफ वर्सेलीज, और जर्मन एम्पायर को हेड करने वाले केजर विलियम फर्स्ट को प्रूशिया को जर्मन एम्पायर का राजा घोषित कर दिया जाता है। जो किंग था उसने स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस किया मॉडर्नाइजिंग करने के लिए करेंसी को, बैंकिंग, लीगल और जुडिशियल सिस्टम को जर्मनी में। अब हम देखेंगे इटालियन यूनिफिकेशन। तो इटली जो था वो मिडिल 19th सेंचुरी में 7 स्टेट्स में डिवाइडेड था, जिसमें सार्डिनिया पीडमोंट का इलाका बस इटालियन प्रिंसली हाउस के द्वारा रूल किया जाता था। नॉर्थ जो था ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग, सेंटर पोप, और सदर्न रीजन जो था वो बर्बन किंग ऑफ स्पेन की डोमिनेंस में था। 1830s में गुसिप्पी मैज़िनी ने सोचा था कि इटली को यूनिफाई करेंगे। उन्होंने इसके लिए एक सीक्रेट सोसाइटी भी बनाई थी जिसका नाम था यंग इटली। अब जितना भी लोड था पूरा सार्डिनिया पीडमोंट के रूलर किंग विक्टर इमैनुअल सेकंड के ऊपर पड़ा, जिन्होंने सोचा इटली को यूनिफाई करने के लिए थ्रू वॉर्स, क्योंकि एक यूनिफाइड इटली उनको पॉसिबिलिटी ऑफर करती इकोनॉमिक डेवलपमेंट और पॉलिटिकल डोमिनेंस की। चीफ मिनिस्टर केवियार जो मूवमेंट करते हैं यूनिफाई करने के लिए इटली, वो ना ही एक रिवोल्यूशनरी थे ना ही एक डेमोक्रेट।
एक टैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस के साथ फ्रांस, इंजीनियर्ड बाय केवियर, सार्डिनिया पिएडमोंट सक्सीड हो जाता है डिफीट करने में ऑस्ट्रियन फोर्सेस इन 1859। Large number of armed volunteers under leadership of गुसिप्पी गरिबल्डी ज्वाइन करते हैं फ्रे को। 1860 में वो मार्च करते हैं साउथ इटली को, किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, और सक्सीड हो जाते हैं विनिंग पॉपुलर सपोर्ट ऑफ लोकल पीजेंट इन ऑर्डर टू ड्राइव आउट द स्पेनिश रूलर। 1861 में विक्टर इमैनुअल सेकंड प्रोक्लेम करते हैं खुद को किंग ऑफ यूनिफाइड इटली। जो पीजेंट थे वो मासेस हु लेड सपोर्ट गरिबल्डी, वो इतने इलिटरेट थे कि वो उनको पता ही नहीं था कि इटालिया का मतलब, उन्हें ऐसा लगता था कि वो विक्टर इमैनुअल्स की वाइफ का नाम है। अब हम देखेंगे ब्रिटेन यूनिफिकेशन। तो ब्रिटेन का जो यूनिफिकेशन था वो कोई सडन अपील या रिवॉल्यूशन के द्वारा नहीं था, बल्कि वो एक लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस थी। प्राइमरी आइडेंटिटी ऑफ पीपल हु इनहेबिटेड द ब्रिटिश आइल्स वर इथनिक वंस, जैसे कि इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट और आयरिश, और बाकी जितने इतने ग्रुप्स थे इनका सभी का खुद का कल्चर और पॉलिटिकल ट्रेडिशन था। इंग्लिश पार्लियामेंट ने पावर सीज कर ली थी मोनार्की से 1688 में, और एक्ट ऑफ यूनियन 1707 बिटवीन इंग्लैंड और स्कॉटलैंड रिजल्टेड इन फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। मतलब इन इफेक्ट दैट इंग्लैंड वॉज एबल टू इम्पोज द इन्फ्लुएंस ऑन स्कॉटलैंड। Ireland was a country with deeply divided between Catholic and Protestant। तो जो इंग्लिश हेल्प थे उन्होंने हेल्प किया प्रोटेस्टेंट को आयरलैंड को कैप्चर करने में। एक फेल्ड रिवोल्ट के बाद वुल्फटोन और हिज आयरिशमैन 1798 आयरलैंड was forcefully incorporated into United Kingdom in 1801। अब नए ब्रिटिश नेशन में प्रोपोगेशन ऑफ डोमिनेंट इंग्लिश कल्चर को बहुत प्रोपोगेट किया गया। सिंबल जो थे नए ब्रिटेन के वो ब्रिटिश फ्लैग जिसका यूनियन जैक, द नेशनल एंथम गॉड सेव अवर नोबल किंग। द इंग्लिश लैंग्वेज जो थी उसको एक्टिवली प्रमोट किया गया, और ओल्डर नेशंस वो सिर्फ एक सबऑर्डिनेट पार्टनर के जैसे ही सरवाइव कर रहे थे। अब हम देखेंगे विजुअलाइजिंग द नेशन। तो आर्टिस्ट 18th और 19th सेंचुरी में एक वे निकालते हैं, मतलब तरीका निकालते हैं पर्सोनिफाई करने को नेशन एक फीमेल फिगर्स में। फीमेल फॉर्म दैट वाज चूजन टू पर्सोनिफाई द नेशन sought to give the abstract idea of nation a concrete form। फीमेल फिगर को एलिगरी ऑफ द नेशन बुलाते थे। मैरियाने, जो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन आर्टिस्ट यूज़ करते थे फीमेल एलिगरी टू पोर्ट्रे आइडियाज सच एज लिबर्टी, जस्टिस एंड रिपब्लिक। इस मैरियाने जो थी वो फ्रांस की ही एलिगरी थी। जर्मेनिया, द एलिगरी ऑफ जर्मन नेशन, जिसको जर्मेनिया जो थी वो क्राउन ऑफ ओक लीव्स एज द जर्मन ओक स्टैंड फॉर हीरोइज्म। अब हम देखेंगे नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म। तो मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन जो था वो यूरोप में आफ्टर 1871 वो एरिया था बाल्कन्स का। जो बाल्कन्स था वो जियोग्राफिकल और इथनिक वेरिएशन के इनहेबिटेंट्स था जिनको स्लाव्स बुलाते थे। बहुत सारा पार्ट बाल्कन्स का ओटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था। रोमांटिक नेशनलिज्म के आइडिया से बाल्कन्स मिल जाते हैं, और इन डिसइंटीग्रेशन ऑफ ओटोमन एम्पायर मेड दिस रीजन वेरी एक्सप्लोजिव। एक एक करके स्टेट्स नेशनलिस्ट ब्रोक कर जाते हैं ओटोमन एम्पायर से और डिक्लेयर कर देते हैं खुद को इंडिपेंडेंट। बाल्कन्स के पीपल जो थे वो क्लेम करते हैं कि इंडिपेंडेंस और पॉलिटिकल राइट्स और नेशनैलिटी जो कि हिस्ट्री को प्रूव करती है कि वो कभी एक बार फ्री हुआ करते थे। स्लेविक नेशनलिस्ट जो थे वो स्ट्रगल करते हैं
अपनी आइडेंटिटी को दिखाने के लिए द बाल्कन एरिया बिकम एरिया ऑफ इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट। जो बाल्कन का स्टेट था वो फियर्सली जेलस था एक दूसरे का, और सबको लगता था कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरी मिल जाए। हर एक पावर जैसे कि रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी, वो काउंटरिंग करने को देखती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा पावर कौन अपनी बना सके बाल्कन्स के ऊपर, तो वो इस एरिया को कंट्रोल कर सके। जिसके कारण यहाँ पे एक सीरीज़ ऑफ वॉर शुरू हो जाती है, और जो कि फाइनली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के रूप में आगे बढ़ती है। Nationalism aligned with imperialism led Europe to disaster in 1914। बहुत सारी कंट्रीज़ वर्ल्ड की कॉलोनाइज थी यूरोपियन पावर्स 19th सेंचुरी में, वो अपोज करते हैं इंपीरियल डोमिनेशन को। एंटी इंपीरियल मूवमेंट्स चलाए जाते हैं जो कि नेशनलिस्ट के द्वारा चलाए जाते हैं, जो कि ये सेंस दिखाते हैं स्ट्रगल टू फॉर्म इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट्स एंड वर इंस्क्रिप्ड बाय ए सेंस ऑफ कलेक्टिव नेशनल यूनिटी फोर्स्ड इन कन्फ्रंटेशन विथ इंपीरियलिज्म। यूरोपियन आइडिया जो जो थे नेशनलिज्म के, वो रेप्लिकेट हो जाते हैं। जो सारे लोग थे सब जगह, वो डेवलप करते हैं स्पेसिफिक वैरायटी ऑफ नेशनलिज्म। बट जो आइडिया था सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करने का नेशन स्टेट, ये वाइडली एक्सेप्टेड और नेचुरल और यूनिवर्सल था। थैंक यू आप लोगों का। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।